हेलो 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 हेलो। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद हरी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत। और क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक तो ये पीछे सर साउंड ठीक हो यार गया। किसी की बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज वो बंद कर दो। ये साउंड किसी की ऑन है। चलो चलो जी। सर आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रहा? मैं दिख क्यों नहीं रहा भाई? चलो अब दिख रहा हूँ जी। यस सर। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी फिर स्टार्ट करें अपना डाउट सेशन। अपना वही अपना चैट बॉक्स में यहाँ पे वन बाय वन अपना नाम लिखना स्टार्ट कर देना, जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं वन बाय वन नाम से बुला लूंगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। प्राची, राजकुमार, आकाश, ज्योति, चेष्टा, अशोक, और लास्ट में एक बच्चा कौन है? साकेत। हाँ जी। आप में से किसी के भी डाउट बोलो। नारायण को डाउट तो बोलो। चेष्टा का डाउट है और आकाश का भी डाउट है। चलो जी हाँ जी, चेष्टा पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। बताओ जी, अपना वहां से वो ऑडियो अनम्यूट कर दो। अभी आपका अनम्यूट हुआ नहीं वहां से। नहीं, अभी आपका म्यूट ही है वहां पे। चलो इतने आकाश आप अपना डाउट पूछो। चेष्टा आप ट्राई करो, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। आकाश। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग जी। सर मेरे पीजीबीपी में क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हैं। बोलो। सर एक क्वेश्चन है, परक्यूसिट रिसीव्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी लिखा हुआ है सर। हाँ तो सर परक्यूसिट भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं? हाँ बिल्कुल टैक्सेबल होगा। अगर मान लो मेरे को बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी गिफ्ट मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे आपके सेक्शन 28 में लिखा तो है कि पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होंगे। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि और सर परक्विजिट हमेशा सैलरी में ही टैक्सेबल होते हैं। सैलरी में इनकम वही टैक्सेबल होती है जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो। इट मीन जहां पे यस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन ही नहीं है, आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बिजनेस कैरी कर रहा हूँ। अब यस आपने सर। मुझे मान लो कोई गिफ्ट दिया, या आपने मुझे कोई यस फैसिलिटी दी। अब सोच के बोला, जो भी आपने मुझे गिफ्ट और फैसिलिटी दी है ना, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। और ये यस बेनिफिट सर। मेरा कैसा है? कैश या नॉन कैश? नॉन कैश। तो गवर्नमेंट नॉन ये बात कैश। बोलती है कि ये परक्विजिट जो होगा ना, वो तुम्हारी पीजीपी की इनकम में टैक्सेबल होगा। ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन है, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। सर इसका आंसर ट्रू है। हाँ और बिल्कुल सर सही बात एक है। और सर एक क्वेश्चन और है, टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी। इसका नहीं, आंसर सर नॉट नेसेसरी है। वो तो ये लिखा है ना कि लैंड पे नहीं मिलेगा आपको, बिल्डिंग पे ले सकते हो आप, बट जो लैंड है उस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड की वैल्यू ऑलवेज गवर्नमेंट कहते हैं कि अप्रिशिएट होती है। अगर आपको मे ओके। बी सेक्शन 32(1)(2) ध्यान आ रहा हो डेप्रिसिएशन का, तो वहां पे साफ साफ यस। लिखा था कि डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड। यस सर। इट मीन डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। अगर तुम नहीं भी क्लेम करोगे तो हम ये मान लेंगे तुमने क्लेम कर लिया है, तो उसके बेस पे ही कैलकुलेशन होगी। और लैंड का खर्चा तो कहीं भी अलाउड नहीं होता, चाहे वो सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन यस। वाला हो, लैंड वाला खर्चा कभी अलाउड नहीं होगा। ठीक है। और सर तीसरा क्वेश्चन है, इफ टेनेंट हैज इनकर्ड एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग टेकन ऑन लीज रेंट। सर इसका आंसर दे रखा है, ही कैन टेक डेप्रिसिएशन ऑन सच कैपिटल एसेट। हाँ लेकिन बिल्कुल सर सही। सेक्शन 30 और 31 में तो टेनेंट जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है उसके लिए तो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होता, वो नालायक, नॉट अलाउड होता है। वो मशीनरी पर होता है।
आप एक बार डायग्राम दोबारा चेक कर लो, वहां पर आपने सेक्शन 30 और 31 में दो केस बनाए होंगे। एक तो आपका उस पे खर्चा बिल्डिंग वाला खर्चा, और एक आपने बनाया होगा प्लांट एंड मशीनरी पर किया गया खर्चा। अगर हाँ जी, बिल्डिंग हाँ पर जी। खर्चा ओनर करेगा तो ओनर कॉस्ट में ऐड करेगा और डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। और अगर बिल्डिंग पर खर्चा टेनेंट करेगा तो मे बी, अगर आपको क्लास में ध्यान आ रहा हो, मैंने एक लाइन बोली थी कि उसको डीम्ड बिल्डिंग मान के हम डीम्ड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन अलाउड कर मानेंगे। देते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो वो टेनेंट अलाउड कर सकता है, बट वो प्लांट एंड मशीनरी वाला ना हो, वो बिल्डिंग वाला हो। और सर नेक्स्ट डाउट है, एन एसएससी परचेज्ड एन एसेट ऑन 21 सितंबर 2018 on which rate of depreciation is 40%. The asset was put to use on 30 November 19. How much depreciation shall be allowed to SSE on such asset during the period ended 31st March 2019 and 20? सर 19 में तो इसका हाफ हो जाएगा, हम्म। क्योंकि पुट टू यूज है नहीं, हाँ। मतलब 182 डेज से कम है, 122 डेज निकल के आ रहे हैं। हम्म। तो 20% हो जाएगा, और क्या कहते, नेक्स्ट ईयर तो सर पूरा होगा या फिर दोबारा नहीं, ट्वेंटी नेक्स्ट परसेंट ईयर होगा? पूरा मिलेगा। सर लेकिन आंसर में तो दे रखा है, पहले में दे रखा है नील, और दूसरे में दे रखा है 40%। पहले भी दे रखा है। नील नील। मेरे को एक बार क्वेश्चन में ये बताओ कि उसने एसेट परचेज कब की है, सर एसेट परचेज करी है 21 सितंबर 2018, और यूज कब की है। पुट टू यूज करी है 30 नवंबर 30 नवंबर। 19। हाँ, तो फिर क्यों मिलेगा 18 19 में? तो मिलेगा जिस साल परचेज किया उससे अगले साल पुट टू यूज किया ना। यस यस। तो उस केस में प्रोविजो 180 डेज वाली कहाँ लगेगी? अच्छा अच्छा, ठीक है एक सर। बात मुझे बताओ, जो आपने लेस देन 180 डेज वाली प्रोविजो क्लास में की थी, उसके अंदर क्या लिखा था कि जिस साल परचेज करोगे अगर सेम ईयर में यूज सेम करोगे ईयर में होगा, और ओके। वो यूज लेस देन 180 होगा तब प्रोविजो लगेगी, नहीं तो प्रोविजो लगेगी ही नहीं। तो पहले साल तो ठीक है मिलेगा ही नहीं, और अगर अगले साल लेस देन 180 भी है तो भी आपको पूरा 40% ही मिलेगा। ठीक है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ न्यू मशीनरी इज परचेज ऑन 15/4/17 एंड पुट टू यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस ऑन 2 नवंबर 19, डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ, सर इसमें 10% नहीं आएगा? क्यों? सर पुट टू यूज देखा था मैंने, तो इसमें 20 पर वो 20 का हाफ मिल जाएगा, लेस देन 180 है। एक बात मुझे बताओ, मशीन पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 15 आई थिंक। हाँ, तो फिर ओके। पहले क्वेश्चन ठीक। इसको ना खुद भी एक बार सोल्व करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो पूछ लेते हैं। नहीं सर, कल करा था मैंने क्वेश्चन ना सॉल्व। चलो और बताओ। और सर एक क्वेश्चन में है, इसका आंसर मेरे से गलत निकल रहा है। The WDV of block, plant machinery and rate of depreciation 15% as on 1/4/18 is 3,20,000. A second hand machinery costing 50,000 was acquired on 1 September 18 but put to use on 1 November 18. During January 19, part of this block was sold 2 लाख. The depreciation of assessment year is, सर इसमें आंसर दे रखा है 21750, मेरा आंसर आ रहा है 12750। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब मुझे ये बताओ कि आपने क्या बोला कि 1 अप्रैल 18 को वैल्यू कितनी थी? सर 3,20,000। 3,20,000। यस सर। और सेकंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग है 50,000, वाज एक्वायर्ड ऑन 1 सितंबर 18। ठीक है, टोटल कितनी होगी? 370 की। यस। और बेच कितने का दिया? सेल करा है सर 2 लाख का। 2 लाख का ना, तो अभी सारी एसेट नहीं बेची, पिक्चर अभी बाकी है, मतलब ब्लॉक में कुछ एसेट एग्जिस्ट करती हैं। तो यस सर। बैलेंस आपकी WDV आ गई 170। यस सर। अब इस 170 के आप दो टुकड़े करोगे, ठीक क्योंकि है। ये 50,000 की जो है ये आपने मशीन परचेज की है, ये लेस देन 180 है। यस सर, 180 है लेस देन। ठीक है जी, और आपकी 120 की वैल्यू लग हो जाएगी। यस सर। ठीक है, इस पर आप क्लेम कर लोगे 15%। हाँ। इस पर आप क्लेम कर लोगे 7.5%। 7.5। तो एक बार कैलकुलेशन करके ओके। देख लो कितना आ रहा है। एक 20 का ठीक है पंद्रह सर। परसेंट प्लस में 50,000 का 7.5%, तो ये आपका निकल के आएगा 21,750 रुपये। आंसर आना चाहिए। यस सर, यही आ रहा है। सर मैंने वो कर दिया था इसमें ना, मतलब 3,20,000 में प्लस तो कर दिया था, लेकिन वो उसके बाद ना मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया था सोल्ड का। नहीं नहीं, इस तरह से निकलेगा ना, पहले आप WDV निकालोगे, फिर WDV के बाइफर्केशन करोगे, उसके बेस पे ही तो निकालोगे डेप्रिसिएशन। ओके ओके। हाँ जी। और सर सेक्शन 44 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले में डिडक्शन अलाउड होती है, और क्वेश्चन में अगर सर डिडक्शन कितनी अलाउड है वो गिवन होगी?
80C से लेकर 80U तक जो आपने किया बस वही बेनिफिट आपको अलाउड होते हैं। तो सर ये हमें मतलब निकालना होगा या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी ये नहीं नहीं नहीं, डिडक्शन वो जो कई भी? बार निकालना होगा, कई बार गिवन होगी। जैसे मान लो पीपीएफ कंट्रीब्यूशन है, एलआईसी है, वो तो आपको निकालना आता ही है। यस सर, तो जो यस सर। आपने नॉर्मल डिडक्शन की हैं वो आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। और सर वो ट्रक वाले केस में अगर हैवी गुड और अदर देन हैवी गुड में अगर कोई भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो सर हम्म। क्या ट्रीट करेंगे? हैवी गुड? अगर नहीं नहीं यार, क्वेश्चन साइलेंट कभी नहीं होगा, वो ऑलवेज आपको ग्रोस व्हीकल का वेट देगा। और अगर ग्रोस व्हीकल वेट नहीं दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। फिर उस केस में 70 500 पर मंथ वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। और सर 115 बा वाले कंसेप्ट में तो सर डोमेस्टिक कंपनी का कंसेप्ट जो लगता है उसमें दोनों मतलब अ, हर कंपनी पे लगता है, डोमेस्टिक कंपनी पे। और हम्म। 115 बाब में जो है वो न्यू डोमेस्टिक कंपनी में जो 1 अक्टूबर 2000 बाद वाली है। हाँ, सर वही जो लगता है। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, कंपनी है। बस खाली मैन्युफैक्चरिंग वाली पे लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। और सर एक आपकी बुक में एक सर प्लांट की डेफिनेशन थी सर, उसमें बुक को कवर कर रखा है प्लांट की डेफिनेशन में, तो हम्म। सर बुक को कैसे करा इन्होंने? आज कई आपकी ऑनलाइन बुक्स आती हैं, टेक्निकल बुक्स आती हैं, वो प्लांट में कवर हो जाती हैं। ये हार्ड कॉपी की ओके। बात नहीं कर रहे, जो आपकी जो नॉर्मल घर की बुक्स है वो बात नहीं कर रहे। ठीक है सर। हम्म। ठीक है जी, और हो सर गए। ये सर एक क्वेश्चन और है हाँ जी। सर, न्यू न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे तो सर मैन्युफैक्चर वाले पे 40% लगेगा ना, 20% लगेगा ना न्यू वो तो डेप्रिसिएशन का एडिशनल रेट? एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% लगेगा ना। यस सर, लेकिन सर इसमें क्वेश्चन है, एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी और अदर नो हाउ डेवलप्ड इन लेबोरेटरी ऑन फाइनेंस बाय गवर्नमेंट और बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सर क्वालिफाई फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 40% दे रखा है सर, 20% नहीं आएगा? किसमें? सर डेप्रिसिएशन का रेट 40% दे रखा है एडिशनल आंसर। एडिशनल 20% लगेगा ना। ये तो आप नॉर्मल ये बोल रहे हो। सर लेकिन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे तो सर एडिशनल नहीं लगता। नहीं नहीं, नॉर्मल और एडिशनल दोनों लगते हैं ना। अच्छा, तो सर इसमें स्पेसिफाई नहीं करा तो 20, इसलिए 40% दे रखा वो तो है नॉर्मल ना? का रेट दे रखा है। अब जैसे कई प्लांट एंड मशीनरी है, 15% से रेट स्टार्ट होता है। तो यस। 15% से लेके 15% भी है, 40% भी है, 30% भी है। ये नॉर्मल रेट है। एडिशनल तो फिक्स है कि 20% लगना ही लगना है आपका। तो अगर ओके सर। अगर वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो ऑलवेज हम ये एज्यूम करेंगे कि वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं कर रहा, वो बात ही नॉर्मल की कर रहा है वो। ठीक है और सर हाउस प्रॉपर्टी का सर टेस्ट पेपर नहीं मिल रहे एक्सपर्ट दोनों की साइट पे ना, और क्यों? जो आपके मैंने अभी टेलीग्राम। स्टूडेंट दरबार के अंदर करवाया उस सेट के अंदर है तो है। सर वो लेकिन एक्सपर्ट दोनों पे शो नहीं हो रहा, वो उसको डाउनलोड करने थे और प्रिंट आउट निकालना था। मैंने वहीं से तो डाउनलोड किया है। वो सेट नंबर मेरे ख्याल से कौन सा था जो एक बार वो जो मैंने लास्ट अभी करवाया मैंने स्टूडेंट दरबार में। यस सर, लेकिन उस पे शो नहीं हो रहा, एक्सपर्ट बनोर साइट पे शो ही नहीं हो रहा वो। क्यों नहीं हो रहा? आप मेरे को सेट नंबर बताओ। सर सेट नंबर मेरे को ध्यान नहीं है अभी। मेरे को आप सेट नंबर बताना, मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। हनी चेष्टा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये डाउट था, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में एक्सेप्शंस दी हुई है ना, जो क्या चीज दी हुई है? रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 में एक्सेप्शंस दिए हैं, हाँ हाँ हाँ। उसमें सर एक्सेप्शंस 2 हैं या 3 है? एक तो है कि मेंबर ऑफ क्रू एक्सेप्शन वाला है। एक्सेप्शन दो हैं, बट उस दो एक्सेप्शन के तीन पार्ट हैं। मतलब अगर मैं हाँ बेयर लॉ जी। की बात करूंगा, बेयर एक्ट की बात करूंगा, तो बेयर एक्ट में दो ही एक्सेप्शन है। एक तो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट वाले का ही एक दूसरा पार्ट है वो क्रू मेंबर वाला। ठीक है ना? क्योंकि ओके सर। हाँ, क्योंकि देखो दोनों के अंदर सिमिलरिटी है कि दोनों में ही वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है। एक में वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, और एक में वो इंडियन शिप की क्रू का मेंबर बन के बाहर जा रहा है। हाँ जी, हाँ तो ये जी। दोनों एक्सेप्शन एक ही हैं, और बाकी दूसरी एक्सेप्शन जो है वो बाहर से इंडिया में आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और सर सेटअप वाले चैप्टर में पीजीबीपी में जो अदर बिजनेस लॉस होता है नॉन स्पेसिफाइड का, हम्म। वो सेटअप मतलब किसी भी इनकम से हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, है हाँ, ना? सैलरी, हाँ जी। कैजुअल इनकम भी होगा नहीं नहीं, मतलब? कैजुअल इनकम से तो कोई लॉस खत्म हो ही नहीं सकते, उसको तो आप बाहर ही निकाल दो। मतलब वो तो हर एक में ही है, एनी हाँ, हेड वो तो कोई भी हेड एक्सेप्शन में हो। ही है। हाँ, वो तो कोई भी हेड हो तो एक्सेप्शन में हमेशा ही है।
ओके सर। और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी किसी भी हेड की किसी भी इनकम से हो जाती है, वही सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के। ओके सर। और सर जो डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड होता है उसकी जो डिडक्शन मिलती है फिक्स्ड वाली 75,000 और 125 वाली, वो जो खर्चा करता है उसको मिलेगी ना? जो डिपेंडेंट होता है, हाँ, हाँ जी। वो ऑब्वियस सी बात है, जो पेरेंट्स उसके ऊपर खर्चा करेंगे, कोई भी दूसरा पर्सन जो खर्चा करेगा उसको मिलेगी। ओके सर। हम्म। और सर जो सेक्शन 54 वाली सीरीज है हम्म। उसमें जैसे होता है ना कि सेक्शन 54 डबल ई में कि आपको इतने टाइम तक इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, हाँ 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 है हाँ। ना? तो उसके लिए आपको जो अपना कैपिटल गेन होता है वो डिपॉजिट करना होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में। स्कीम में, हाँ हाँ। हाँ जी। तो वो कब तक करना होता है, उसकी ड्यू डेट कौन सी होती है? रिटर्न की ड्यू डेट जो होती है हमारी, रिटर्न की ड्यू डेट? हाँ, जो 31 जुलाई और 30 सितंबर जो हमारी रिटर्न की ड्यू डेट होती है ना, हाँ जी हाँ जी। वहां तक हमें जमा करवाना पड़ता है उसके अंदर। जब से ट्रांसफर हुआ है ओरिजिनल एसेट का तब से? हाँ, जब मैंने ट्रांसफर हाँ किया जी। उससे अगली जो भी मेरी रिटर्न की ड्यू डेट आएगी उससे पहले तक मुझे वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। ओके सर। और ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सेट ऑफ का, हम्म। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस है 6 लाख हम्म। और हाउस प्रॉपर्टी 2 में गेन है 2 लाख अच्छा। और सैलरी में है 2 लाख की इनकम हम्म। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 2 लाख की इनकम अच्छा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख का। अच्छा। अभी ना इसका बता दो मतलब कैसे करना है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A होता है उसमें होता है ना कि 1 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, फिर उसके बाद 10% का टैक्स लगता है। हाँ। तो ये तो 112 वाला है ना, तो उसमें तो कोई भी एग्जम्पशन नहीं होगी। हाँ, इसमें तो पूरे 2 लाख के जो गेन है, पहले वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म कर लो। हाँ जी। ठीक है, फिर आपके हाउस प्रॉपर्टी 2 के जो प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस उससे खत्म कर लो। हाँ जी। फिर हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस मेरे ख्याल से 4 लाख बचेगा। हाँ जी। अब 4 लाख में से मैं 2 लाख खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता हो कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हाँ हेड की जी। हाँ इनकम से जी। 2 लाख तक खत्म होते हैं बस। हाँ जी। अब मेरे सामने डाउट ये है कि मैं उस 2 लाख को खत्म कैसे करूं, हाँ जी। क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के बचे हैं। हाँ जी। ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख के कैपिटल गेन तो खत्म हो गए ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ एक जी। लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचे हैं। हाँ जी। और मेरे ख्याल से आपने बोला 2 लाख की बिजनेस की इनकम बची है, सैलरी की इनकम है। सैलरी की 2 लाख की। 2 लाख की सैलरी की इनकम बची है। हाँ तो अब जी। मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी के जो मुझे 2 लाख रुपए के लॉस खत्म करने हैं, वो मैं सैलरी की इनकम से खत्म करूं, या 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म करूं, या 1 लाख सैलरी से खत्म करूं। हाँ जी। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हें कैसे खत्म करने हैं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जहां तुम्हें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा ना उसके बेस पे तुम खत्म कर लो, दैट इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। तो ओके सर। मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, क्लास के अंदर मैंने कहा था कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कैसे होगी वो तो पता है, बट इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे होगी वो गवर्नमेंट कहती है मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। हाँ ठीक है। जी। अब देखो, अगर मान लो मैं सैलरी में 2 लाख रुपए खत्म कर देता हूं, हाँ जी। तो मेरे 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेंगे। हाँ जी। अब उस 1 लाख पे नॉर्मल रेट हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% है। हाँ जी। ठीक है, बट इस 1 लाख पर 20% पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरी 50,000 रुपए की अभी एग्जाम्पशन लिमिट बची है। हाँ जी। तो उस 50,000 रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट को पहले मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज करूंगा, हाँ जी। फिर मेरे 50,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। उसका मैं यहाँ पे मान लो 20% लगा देता हूँ, हाँ जी। 10,000 टैक्स आ गया। हाँ जी। हाँ जी। अब याद करो 87 कैपिटल ए की रिबेट भी मिलती है हाँ जी। अगर इनकम 5 लाख तक होती है। हाँ जी। हाँ अब जी। यहाँ मेरी इनकम 5 लाख तक की तो है, हाँ तो जी। जो मेरा टैक्स आया उतने की मुझे पूरी रिबेट मिल जाएगी, टैक्स मेरा नील आएगा। ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी। अगर मैं इस 2 लाख के लॉस को पहले मैं 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म करता हूं, तो 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खत्म हो गए। हाँ जी। अब मेरी सैलरी की इनकम बची है 2 लाख, हाँ जी। उसमें से 1 लाख के लॉस मैंने और खत्म कर दिए। हाँ जी। अब इनकम मेरी 1 लाख रह गई सैलरी की। हाँ जी। हाँ और जी। आप सबने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि सैलरी की इनकम में स्लैब रेट लगते हैं, हाँ जी। और स्लैब रेट हमारे 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट होते हैं। हाँ जी। तो यहां भी टैक्स मेरा नील आ रहा है।
हाँ तो जी। आप दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में टैक्स आपका नील ही आना है। ओके सर। हाँ, तो मेनली ना आपके एग्जाम में वैसे इतना बड़ा कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर देखो पेपर का लेवल वो मुश्किल करेगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो उसमें बस हाँ आपका जी। माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये लॉस है और मेरे सामने अलग अलग तरह की इनकम है, तो उसको मैं हाँ कौन से जी। हेड की इनकम से खत्म करूं जहां मुझे बेनिफिट ज्यादा हो। तो वो ओके बेनिफिट सर। का मतलब क्या है, जहां टैक्स कम आएगा, और टैक्स कम आएगा वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको अलग अलग ऑल्टरनेट यूज करके देखने पड़ेंगे, फिर जहां टैक्स कम आएगा उसके बेस पे आपको फिर देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। सर एक जो पीजीबीपी में था, जब हम इनकम निकालते हैं हम्म। वो ऐड माइनस करके स्टार्टिंग में, हम्म। तो जैसे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बैलेंस शीट में एसएलएम वाला, हम्म। वो तो हमें मतलब गलती से माइनस होगा तो हम उसको ऐड कर देंगे, हम्म। है ना? हम्म। और अगर जो नीचे अदर इन्फो में दिया होता है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी वाला, वो हमें माइनस करना होता है, तो हम वो माइनस कर देते हैं, हम्म। है ना? हम्म। तो जैसे एसएलएम का बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख का डेप्रिसिएशन, और बैलेंस नीचे शीट में या एडमिशन, पीएनएल में? सॉरी पीएनएल में, हम्म। और और जो नीचे अदर इन्फॉर्म में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 80,000 का डब्ल्यूडीवी का डेप्रिसिएशन। हाँ। तो हम मतलब सीधा ही 20,000 भी तो लिख सकते हैं, या ऐसे ही हाँ, करना होता है कि? नहीं नहीं, देखो 20 आप लिख सकते हो, आपके एग्जाम गोले भरने वाले हैं, ठीक है जी, आपको तो गोले भरने हाँ हैं, तो आपकी जी। तो प्रेजेंटेशन है नहीं। बट जब आप हाँ जी। प्रोफेशनल हाँ के जी। अंदर आओगे ना, तो वहां तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ना आपको। हाँ जी। तो हाँ आपको जी। हाँ जी। प्रेजेंटेशन कम से कम पता हो, तो प्रेजेंटेशन ये है कि पहले पूरा ऐड करना है, फिर माइनस करना है, हाँ। नेट इफेक्ट आपको नहीं दिखाना। ओके अपने सर। एग्जाम के लिए, अपने अपने गोले भरने वाले एग्जाम के लिए कैसे मर्जी करो, मुझे आंसर से मतलब है, आंसर सही होना चाहिए बस। क्योंकि ना इंस्टीट्यूट ये तो नहीं ओके कहेगा ना सर। कि बताओ आपने निकाला कैसे है, वो तो ये बोलेगा भी आंसर आ चुका है, तो इट मीन्स आपको एक नंबर मिल गया। हाँ बट जी। अगर कोई प्रेजेंटेशन आपसे पूछ ले, तो प्रेजेंटेशन पहले ऐड होंगे फिर माइनस होंगे। ओके सर। ठीक है। हो गई जी आपके डाउट या ओके और सर। हैं भी? हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, चेष्टा। चलो, और किसी बच्चे का यहाँ पे नाम मेरे पास आया नहीं है, डाउट जिनके हैं फटाफट से, जिन जिन बच्चों के नाम है अपना यहाँ पे नाम लिखो, ताकि मैं फटाफट से यहाँ पे बुलाऊं और उसके डाउट्स को सोल्व करते हैं। चेष्टा के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, आकाश के डाउट क्लियर हो चुके हैं। आकाश चौधरी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। देश के लिए काम करते रहो, देश को भी आगे लेके जाओ, और आप सब भी आगे बढ़ो। चलो जी, शीशांक। शीशांक, हाँ जी शीशांक, क्या डाउट है आपका? हेलो सर। हेलो। सर ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन कब माना जाता है, मतलब कितने वर्किंग डेज में माना जाता है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन कहाँ, किसकी बात कर रहे हो आप? सर आपने जो स्कैनर है उसमें क्वेश्चन था सर। नहीं, मतलब ये तो बताओ ना, इनकम टैक्स है, जीएसटी, जीएसटी है, किसका है? सॉरी जीएसटी। अच्छा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन तो 3 दिन और नॉर्मली 7 दिन के अंदर मान लिया जाता है, अगर 7 दिन में सर्टिफिकेट नहीं आता, नॉर्मली 7 दिन में सर्टिफिकेट आ जाता है। ओके तो अगर सर। नहीं आता तो उसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। ए पर्सन इज हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, हम्म। इसमें सर सिंगल चाहिए या सेपरेटली चाहिए अलग अलग? एक पर्सन, दोबारा क्वेश्चन बोलो। ए पर्सन इज हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर मल्टीपल बिजनेस वो कैरी कर रहा है, अगर वो सेम स्टेट में कैरी कर रहा है, यस सर। फिर तो वो एक से भी काम चल सकता है। ओके सर। अगर वो डिफरेंट स्टेट में कैरी कर रहा है, तो उसको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे। ओके सर। तो और इसका, सर हाँ, इसमें बोलो बोलो। इसमें इसमें सर जो वो पेन होता है, हम्म। वो 80 पेन नंबर अप्लाई करना होगा? नहीं, अगर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी है फिर तो डिफरेंट पेन चाहिए होंगे। अगर आपको एक यस ही सर। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है फिर तो एक पेन चाहिए होगा। ओके सर। ठीक है शशांक। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और प्राची, राजकुमार, ज्योति, मिता, क्रांति, मनीष, पिंकी, निकिता, किसी को कोई डाउट जी? हाँ जी, साकेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट। बोलो क्या डाउट है उसके अंदर? सर मुझे समझ नहीं है, मतलब वो। यार, इक्वलाइजेशन लेवी तो मैं पहले भी कई डाउट सेशन के अंदर बता चुका हूँ।
एक बार मैं दोबारा से, बस ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए ना जो मेरे डाउट सेशन मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं पिछले से पिछले संडे वाला, तो उसमें 2-3 बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था, उसके अंदर मैंने क्लियर किया था उनको। इक्विलेशन लेवी का मतलब नॉर्मली होता है कि जितनी भी आज हम बाहर पेमेंट करते हैं, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट, आज फेसबुक है, अमेजोन, आज फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो ये आज कई तरह की मार्केटिंग करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं, और ये सारी कंपनी बाहर की हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब भी तुम इनको पेमेंट करोगे ना, तो इनकी पेमेंट पर तुम्हें एक टैक्स काटना पड़ेगा और वो हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो ओके। टैक्स का रेट जो है वो हमारा 6% है। ठीक है जी। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट मेनली आया ही इस पर्पस के लिए कि अगर कोई हम बाहर पेमेंट करेंगे, उसका कंट्रोल हमारे पास हो, ताकि अगर वो पर्सन बाद में टैक्स ना भी पे करे या बाद में आनाकानी करे, तो कम से कम पहले ही कुछ टैक्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो उस केस में 6% रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ इक्वलाइजेशन लेवी का। और एक कॉन्सेप्ट सिर्फ तब लगता है कि जब हम पेमेंट बाहर करते हैं किसी एडवर्टीजमेंट की बाहर वाली कंपनी को, उस केस में टैक्स हमें काटना पड़ता है। ओके सर, और एक डाउट था हम्म। सर, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी सर ये होता क्या है? आपने वो बताया था कि वो टैक्सेबल होगा, मतलब सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब की मैनेजरियल पर्सनल का कोई कीमैन, पॉलिसी होता है क्या? ये भी मैं डाउट ले चुका हूँ कई बार। मैं तभी कहता हूँ कि जितने भी डाउट सेशन में अपलोड करता हूँ, चाहे स्पीड फास्ट करके सुन लिया करो, क्योंकि एक बार 12 दोबारा डाउट आएंगे ना, होगा क्या, उससे फिर कई बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये होता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी 3 हेड में आपकी जाती है, सैलरी में, अदर सोर्स में और पीजीपी में। वो डिपेंड करता है कि कीमैन, देखो नाम से पता लग रहा है कि की पर्सन कौन है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके। तो एक तो ये अपना साउंड मेरे ख्याल से ना अपना वहां से एक बार म्यूट कर लेना, पीछे से आपकी आवाज आ रही है। तो अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, तो सैलरी में एम्प्लॉयर की पर्सन होता है, बिजनेसमैन में बिजनेस चलाने वाला जो मेन पर्सन होगा वो मेन पर्सन होगा। और अगर मैं बिजनेस की बात नहीं करता, सैलरी की बात नहीं करता, फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में मेरे फादर साहब की पर्सन है या मेरी मदर की पर्सन है, अगर मैंने उनका इंश्योरेंस करवा लिया, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपने कीमैन का इंश्योरेंस करवा लिया, तो उसकी मेच्योरिटी पर जितना पैसा आपको मिलेगा ना, वो टैक्सेबल होगा फुली। अब वो टैक्सेबल किस हेड में होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कीमैन है कौन सा। इट मीन अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर कीमैन है, तो सैलरी में चला जाएगा। अगर वो बिजनेस का की पर्सन है, उसका इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, तो वो बिजनेस के अंदर जाएगा। और अगर वो इन दोनों में कहीं पर भी नहीं कवर होगा, तो फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी, फिर वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जस्ट लाइक ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट इसको हम LIC नहीं मानते, क्योंकि नॉर्मली LIC का पैसा एग्जम्प्ट होता है, बट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एग्जम्प्ट नहीं होता, वो पैसा टैक्सेबल होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। एक बच्चे का डाउट आया है, आई एम अटेंडिंग योर क्लास फर्स्ट टाइम सर, प्लीज सरचार्ज वाला डिटेल में बता दीजिए, और सर डीम्ड एक्सपोर्ट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एडजस्ट कैसे होगा बता दीजिए विद एग्जांपल। सर चार्ज वाला तो देखो, मेन कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे पूरा लेक्चर डाला हुआ है, आप इनकम टैक्स के मेरे 6 लेक्चर डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में मैंने सरचार्ज समझाया हुआ है। और बाकी आपने मेरे से पूछा है डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब तो ये मानते हैं, जैसे RSCZ है, ठीक है यार, इंडिया के अंदर ही होता है, अगर हम उसको सप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में तो वो इंडिया में ही है, बट गवर्नमेंट कहती है कि इस पे हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वो इंडिया के लॉज वाला नहीं करेंगे, हम यही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो एक बात मुझे सोच के बताओ, यूएसए से अगर कोई सामान आएगा वो तो एक्चुअली इंपोर्ट है, बट अगर एक SEZ है, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में यार बहुत सारे SEZ हैं, आज नोएडा के अंदर भी SEZ हैं, आज गुजरात के अंदर भी कुछ एरिया SEZ के हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया में है, बट अगर वहां से तुम्हारे पास सामान आएगा ना, उसको हम डीम्ड इंपोर्ट मानेंगे, और अगर तुम यहां से वहां सामान भेजोगे तो उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हो, वही सेम ट्रीटमेंट आपको यहां पर मिलेगा, ये बात ध्यान देना। तो डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब नाम से पता लग रहा है कि मानेगा ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि एक्सपोर्ट है। और मानने की बात कब आएगी, जब वो इंडिया में होंगे, बट इंडिया के कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट देना चाहती है, उसको हम फिर ट्रीटमेंट देते हैं डीम्ड इंपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट का। उसके बाद आपने बोला क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एडजस्ट कैसे होगा। एडजस्ट आपस में थोड़ा होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मतलब अलग अलग है। डेबिट नोट का मतलब यह है कि आपने पहले इनवॉइस काट दिया 5 लाख का, आपको बाद में पता लगा कि इसकी वैल्यू 4 लाख है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है GST में आप इनवॉइस में कटिंग नहीं करोगे, जो 1 लाख रुपए की वैल्यू कम करनी है ना, उसके लिए आप इशू कर दोगे डेबिट नोट। और अगर मान लो 5 लाख का इनवॉइस कटा
आपको लगा यार वैल्यू तो 6 लाख थी, मुझे 1 लाख वैल्यू बढ़ानी है, तो गलती से भी इनवॉइस में कटिंग नहीं करोगे। जो 1 लाख रुपए आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना, उसके लिए आप क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। तो प्रैक्टिकली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होता है वो आज प्रैक्टिकल लाइफ जीएसटी में तब इशू करते हैं कि अगर हमें जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको बढ़ाना हो या उसको कम करना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। बाकी सरचार्ज वाला अगर डाउट है तो वो पूरा कंप्लीट लेक्चर मेरे यूट्यूब पे है, उसमें मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर मैंने इनकम टैक्स के डाले हैं, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ जी। चेष्टा का डाउट हो गया जी, आकाश का भी हो गया, शशांक, साकेत, मिता, चलो इन सबके डाउट हो गए। और किसी बच्चे का डाउट जी, किसी भी बच्चे का डाउट? एक बच्चे का डाउट आया है, ज्योति सर आप चैप्टर वाइज डिस्काउंट देंगे क्या आगे कभी? सर मुझे पीजीबीपी समझ नहीं आता, चैप्टर वाइज तो डिस्काउंट कुछ कह नहीं सकता अभी, आगे तो मुश्किल है, बट कोशिश पूरी करूंगा मैं। चेष्टा, हनी चेष्टा क्या डाउट है आपका? हेलो सर, एक हाँ रह गया सर। हाँ जी बोलो। सर कैपिटल गेन में जैसे एक्चुअल सेल प्राइस है 90 लाख हाँ और एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट है 15 जुलाई को 94 लाख। एक बार दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो आप? 90 15 जुलाई 2017 को एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट है 94 लाख। अच्छा और जिसकी अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दी है 20 जुलाई को। अच्छा ठीक है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन एसडीवी है 96 लाख अच्छा 25 अगस्त को। और तो इसमें सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? 96 लाख मानेंगे। 96 होगा ना? हाँ ओके सर, 90 लाख लिखा हुआ था मैंने। नहीं नहीं 96 आएगा ना, क्योंकि आपने जो पेमेंट की है वो आपने हाँ अकाउंट पे जी, चेक से की है, बट आपने एग्रीमेंट के दिन के बाद पेमेंट की है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पेमेंट करोगे फिर तो आप एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे। हाँ जी, हाँ बट जी, अगर हाँ आप जी। एग्रीमेंट के बाद पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो अकाउंट पे चेक से ही क्यों नहीं है, फिर जो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी फिर वो वैल्यू आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि पहले मैंने किसी से डाउट पूछा था ना, वो बोल रहे थे कि मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले तो पेमेंट कर दी है ना, तो इसीलिए कह रहे थे कि 90 लाख आएगा। ऐसे किसी से डाउट मत पूछा करो। ओके सर, ठीक है, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। निकिता, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू जी। सर मेरे को पीजीबीपी में डीम प्रॉफिट में डाउट है कि क्या कैसे डीम प्रॉफिट माना जाता है पीजीबीपी में। डीन प्रॉफिट सेक्शन नंबर कौन सा? 41। 41? 41 तो डीम यस प्रॉफिट, सर। 41 तो डीम प्रॉफिट का नहीं है, 44 है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। सर डीम प्रॉफिट में हम लोग रिमिशन ऑफ लायबिलिटी अच्छा 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 अच्छा, वो तो ये है डीम्ड इनकम की बात कह रहे हो आप। वो तो 41 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आपको पहले अलाउड हो चुका था, उसके बाद उसकी रिकवरी हो रही है, तो उस रिकवरी को हम डीम्ड इनकम मानकर बिजनेस हेड में टैक्सेबल कर देते हैं। अभी सेक्शन 41 के 4 क्लोज हैं, 41(1), 41(2), 41(3) और 41(4). मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो 41(4) हमारा बेड डेट्स की रिकवरी का है, 41(3) हमारा है साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट जब हम बेचते हैं, 41(2) हमारा है एसएलएम मेथड में जो बैलेंसिंग चार्ज होता है, और 41(1) ये बात कहता है कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई खर्चा, अगर कोई इनकम आपकी 41(2) में कवर नहीं है, 41(3) में कवर नहीं है और 41(4) में कवर नहीं है, तो वो सारी रिकवरी जो होगी वो 41(1) में आ जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक खर्चा है वो मुझे पेबल बेस पे अलाउड हो चुका है पहले, उसके बाद उसकी रिकवरी मुझे हो जाती है। अब वो रिकवरी ना तो मेरी बेड डेट्स की रिकवरी है, ठीक है जी, ना मेरी साइंटिफिक रिसर्च वाली रिकवरी है, और ना ही वो मेरा बैलेंसिंग चार्ज है। अब उस रिकवरी को मैं टैक्सेबल कैसे करूं? तो गवर्नमेंट ने उन सबके लिए क्या किया, एक जनरल सेक्शन बना दिया 41(1). तो 41(1) मान लो, ये बात सिंपल सी बात समझ लो, 41(1)
उन रिकवरी की बात करता है जो कहीं पर 41(2) में कवर नहीं है, 41(3) में कवर नहीं है और 41(4) में कवर नहीं है। तो इन तीनों में अगर कोई भी रिकवरी कवर नहीं होगी, वो रिकवरी आपकी 41(1) में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके सर। सर एक और चीज था, हाँ ये जी। क्वेश्चन है सैलरी का, एमसीक्यू है सर। हम्म एम्प्लॉयर परचेजेस अ कंप्यूटर हम्म फॉर ₹4 lakh on 15th September 2014 and the same is sold to the employee आपकी आवाज कट रही है, on 12 September 2018. निकिता आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Yes, sir, physically में. Employer purchases a computer for ₹4 lakh हाँ on 15 September 2014 and the same is sold to the employee for 22,000 on 12 September 2018. The taxable amount is तो वो आपको 50% डेप्रिसिएशन माइनस करके 4 लाख. 50% बोलिए. डेप्रिसिएशन जो होगा ना, वो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। पहले तो आप ये निकाल लो कितने कंप्लीट ईयर हो चुके हैं, ठीक है जी। फिर हर साल का 50% 14 को डेप्रिसिएशन। 14 को खरीदा ना आपने, 14 से लेके आप 18 को कह रहे हो मैंने बेचा है, तो वो कंप्लीट ईयर निकाल लो कितने हैं। 50% डेप्रिसिएशन माइनस कर लो हर साल, अच्छा ठीक है। और WDV मेथड से होगा। उसके बाद जो अच्छा आपकी सर. बैलेंस वैल्यू बचेगी, आप ये देख लो कि 22,000 का जो आपने बेचा है, अब आपकी बैलेंस वैल्यू कितनी बच रही है। अगर बैलेंस वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मेरी बैलेंस वैल्यू 25,000 की बच रही है, ठीक है, जबकि मेरे ख्याल से इसमें तो बैलेंस वैल्यू 22,000 से भी कम बचेगी। यस सर. हाँ, तो अगर 22,000 से कम बचेगी, हाँ, तो परक्यूसिट आएगा ही नहीं, परक्यूसिट नील हो जाएगा इस केस में। अच्छा हम्म ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके जी। सर एक और चीज बोलना था हाँ जी। सर, आप जो स्पेशल में जो डाउट सेशन डालते हैं सर, वो आप एक फोल्डर में कर दीजिए ना, जैसे कि आप हर चीज फोल्डर में डाल रखे अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब में, क्योंकि वैसे खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कभी कोई पिछले संडे का देखना है आपका डाउट सेशन। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब मैं डाउट सेशन कैसे उसका प्लेलिस्ट बना दूं? हाँ सर, जैसे आपने ना स्टूडेंट दरबार का बना रखे है ना, कि जैसे अपने को देखना है सेक्शन में, वैसे ही संडे स्पेशल का जैसे आप सबसे चालू किए इनकम टैक्स का क्लासेस डाउट सेशन लेना संडे को, वैसे उसका भी है ना प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना दीजिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ, बना देता हूँ। थैंक यू सर। ओके जी। एक बच्चा कह रहा है सर इनकम टैक्स 19 आवर्स ओनली शोन इन यूट्यूब, प्लीज सर टेलीग्राम पे डालेंगे क्या? टेलीग्राम पे क्या डालूंगा? 19 आवर्स यूट्यूब पे जो मैंने अपलोड किया है, समझा नहीं मैं आपको क्वेश्चन। टेलीग्राम पे 19 घंटे की रिवीजन क्लास तो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो टेलीग्राम पे क्या कह रहे हो कि उस रिवीजन क्लास का लिंक? चलो जी, और बताओ जी, और किसी को डाउट जी? हेलो हेलो सर। सर सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इनकम जो होता है 112A में, हाँ जी, उसका सर 1 लाख जो माइनस करते हैं उस अमाउंट से, ग्रास टोटल इनकम के पहले ही माइनस करेंगे कि मतलब टोटल इनकम के बाद निकालने के बाद उसका नहीं 1 लाख माइनस करते हैं? पहले ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पशन कभी टोटल इनकम का पार्ट बनती नहीं है। सर ICI के बुक में बाद में माइनस किया गया था, आपको पहले माइनस करके आना है। ग्रास टोटल इनकम के पहले ही। हाँ देखो ना, ग्रोस टोटल इनकम पहले तो मुझे देखो ना, 1 लाख रुपए इनकम एग्जम्प्ट है, वो ये कह रहा है ना कि 1 लाख रुपए इनकम एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्टेड इनकम तो कभी इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। तो अगर आप पहले माइनस कर दोगे या बाद में माइनस करोगे, आंसर के अंदर तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि आंसर के अंदर तो फर्क पड़ेगा ही ना, चाहे आप ग्रोस टोटल इनकम में ऐड करके फिर माइनस कर दो, चाहे पहले माइनस कर दो, वो तो 1 लाख एग्जम्प्ट ही है। तो एग्जम्प्टेड इनकम जो होती है वो कभी भी इनकम का पार्ट बनती ही नहीं है, और अगर इनकम का पार्ट ही नहीं बनती तब उसको पहले ही माइनस कर सकते हो। हाँ चलो, और बताओ जी,
और किसी बच्चे का डाउट जी यहाँ पे? शशांक, यस सर। आपका डाउट है? यस सर। हाँ जी। सर जो सर जैसे लोग PhD करते हैं तो सर उन्हें फेलोशिप मिलती है सर। तो सर वो टेस्टेबल होती है या एग्जाम्ड होती है? क्या, एक बार दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे कोई रिसर्च करने करता है, जैसे PhD करता है IIT कुछ भी, हाँ, तो सर जो उन्हें फेलोशिप मिलती है गवर्नमेंट तरफ से, वो सर एग्जाम्ड होती है या टेस्टेबल होती है? नहीं, वो आपकी टैक्स मतलब टैक्सेबल होगी, उसमें टैक्स फ्री क्यों होगी वो? ओके सर। और सर जो स्कॉलरशिप मिलती है वो? स्कॉलरशिप नॉर्मली एग्जाम्ड होती है, जो गवर्नमेंट से मिलती है। ओके सर। हाँ फेलोशिप टेस्टेबल होती है? हाँ, कुछ मतलब अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे स्पेसिफिकली तो उस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो टैक्स के दायरे में आ जाएगी। ओके सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके जी, चलो जी, और बताओ जी, और किसी बच्चे का डाउट जी? अच्छा, आपको पता है ना आज आपके 2 डाउट सेशन है, ध्यान रखना। एक तो अभी है और एक फिर 12 बजे है। उसके बाद कल फिर आपके 2 डाउट सेशन है, ठीक है? तो कल भी सुबह ही है और आज भी सुबह ही है। तो जिन जिन बच्चों के डाउट्स अगर पेंडिंग रह जाएंगे तो 12 बजे डाउट सेशन है, और बाकी फिर कल भी आप पूछ सकते हो। चलो अभी बताओ जी, और किसी का, इन बच्चों में जितने बच्चे सामने बैठे हैं उनमें से किसी का डाउट जी? हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर, मैं साकेत। हाँ जी, बोलो। सर एक MCQ मैं बोलूंगा। हम्म Appu Limited contributed 8,70,000 towards the Provident Fund account of its employees. हम्म It actually remitted 5 lakh rupees up to 31st March and 2,50,000 up to due date of filing return of income under section 139 subsection 1. हम्म Amount liable to tax for in its assessment would be. जितना आपने ड्यू डेट के बाद कंट्रीब्यूशन किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ड्यू डेट तक देख लो कितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ, कंपनी मतलब इसके लिए ड्यू डेट होगा 30 सितंबर। हाँ, तो वहां तक देख, वहां तक जितना अमाउंट अगर आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया वो नॉन टैक्सेबल होगा, उसके बाद वाला टैक्सेबल है। सर यहाँ पे आंसर नील दिया हुआ है, स्कैनर का क्वेश्चन है ये। नहीं, उसने आपने PF में कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 8,70,000 और जमा कैसे कैसे करवाया है? 5 lakh up to 31st March, और 2,50,000 up to due date of filing return of income. 2,70,000। 2,50,000 up to filing the due date up to the due date of filing of return of income. तो 2 lakh 7.5 लाख आपने जमा करवा दिया ना? और टोटल कितना है? 8,70,000। हाँ, तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे टैक्सेबल होगा। हाँ, वो सर आंसर नील टिक किया हुआ था स्कैनर में, इसीलिए डाउट आ गया मुझे भी। सर आंसर सेम ही है। हाँ, 120 आएगा। सर और एक डाउट है। हाँ, अंडर सेक्शन 40A subsection 3, which of the following payment for an expenditure incurred would be admissible as deduction from business income? Options बोलूंगा सर। 15,000 paid in cash to a transporter, 15,000 paid in cash to a dealer in the morning, and 10,000 paid in cash to the same dealer in the evening. 40,000 sent through NEFT to bank account of the dealer for goods purchased. Next, 19,000 paid through account pay check to the dealer for purchased goods. 19,000? हाँ, तो अकाउंट अकाउंट पे, पे वो तो मतलब हाँ, तो चलेगा, ऑप्शन बी जो है वो सुबह और शाम वाला, वो डिसलाउड हो जाएगा। ओके मतलब सर एग्रीगेट लिमिट चेक करना है ना? मतलब वो 10,000 से यस ऊपर है। यस यस यस। ओके जी, चलो जी। और किसी बच्चे का इसमें डाउट पेंडिंग रह गया तो बताओ जी फटाफट, फिर चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे 5 से 10 मिनट के बाद, जिन बच्चों के डाउट्स अगर हैं तो। किसी का डाउट तो नहीं? बैलेंस बोलो। नो सर। चलो तो फिर अपना मुलाकात करते हैं जी। डाउट है किसी का? नो सर। चलो ठीक है जी, तो फिर अपना मुलाकात करेंगे 12 बजे। अब जिन जिन बच्चों को डाउट्स अगर याद आते हैं तो 12 बजे मोस्ट वेलकम है।
नहीं डाउट है तो आराम से बैठ के पढ़ाई करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो और अपना टारगेट बनाओ कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। अगर डाउट नहीं है फिर कोई ये नहीं है कि जरूरी है कि आगे बैठना ही है कि चलो आराम से घर में टाइम पास नहीं होता 1 घंटे बैठ ही जाते हैं। अगर कोई डाउट ही नहीं है तो उस 1 घंटे को कहीं और भी यूज कर सकते हो ताकि आपका आउटपुट बढ़िया निकले, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर डाउट ही नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि आके बैठना जरूर है, अगर डाउट है तो मोस्ट वेलकम, डाउट नहीं है तो उस 1 घंटे को आप अच्छे से यूज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी मुलाकात करूंगा 12 बजे, ठीक है जी, फिर दोबारा से डाउट्स के साथ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना जय हिंद अमेंडमेंट, सर। जय हिंद जी। अमेंडमेंट नोट्स जो होंगे मैं आज शाम तक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अमेंडमेंट क्लासेस मैंने अनाउंसमेंट के अंदर बोल ही दिया कि सितंबर के फर्स्ट वीक से आपके अमेंडमेंट क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय सर। बाय बाय, बाय सर। बाय बाय।